थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कोई मतलब ही नहीं, घर पे जाके ट्राई किए होते तब पता चलता कि आप सीखना चाहते हैं। घर पे आपने सवाल को ट्राई नहीं किया, इसका मतलब आप सीखना ही नहीं चाहते। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं चलेगा। देखो इसमें सबसे पहले ये दोनों आप देख पा रहे हैं कौन सा क्रम है। तो श्रेणी इसको आप C1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई करें, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ध्यान देना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का होगा कि नहीं होगा। अब वही इसके और इसके बीच का विभवांतर होगा कि नहीं होगा। तो वही इसके और इसके बीच का विभवांतर होगा कि नहीं होगा। क्लियर है सब लोग। तो डाउट है किसी को। तो अब देखो, तो ये वाला जो कैरेक्टर है ना, इसका विभवांतर तुम लोगों को सीधे मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र का, 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र का पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब कितना है 10 वोल्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। तो देखो सबके ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सबका विभव एक होगा कि नहीं होगा। एक पहले भी मैं समझा चुका। फिर ये वाला पॉइंट यहाँ 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 इन सबका पोटेंशियल यही होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वही इसका हो गया। तो पीडी निकल गया। अब जब पीडी निकल गया तो चार्ज भी निकल जाएगा, जो कि 3 ही क्वांटिटी है आपको बताया गया था। 3 में कौन कौन सी क्वांटिटी है, Q है और एक C है, V है। तो आपको पता चल गया, इसका भी पता चल गया और पहले से पता है C। आपको निकालना क्या है, तो Q बराबर क्या होगा, C होगा। तो आवेश Q = CV। अब इसमें मोबाइल रखिए। C का मान 4 माइक्रोफैरड है तो 4 × 10⁻6 लिखेंगे और V का मान है 10। तो आया कितना 40। 40 × 10⁻6 ये है कूलम। 10⁻6 हटाएंगे, ये आ गया माइक्रोकूलम। तो 4 माइक्रोफैरड की कहानी खत्म हो गई, क्योंकि इसमें जो पूछा था आपने याद किया। अब यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके बीच का विभवांतर हमें पता चला। तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े हो। तो अब इसका विभवांतर जब हमें पता है तो श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है कि समान होता है। अलग अलग होता है। तो क्लियर हो गया कि इन दोनों का अलग होता है। आवेश समान होता है। यानी अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ से कितना आवेश जा रहा है तो दोनों का आवेश एक साथ निकल जाएगा और विभव में अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बस मॉडिफाई करेंगे। यहाँ हमने इन दोनों को मिलाकर C1 बना लिया और ये ऑलरेडी आपका 4 माइक्रोफैरड वाला तो है ही, और बाकी ये बैटरी है या आपका सेल है 10 वोल्ट का, ये 4 माइक्रोफैरड का। और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बहुत लोगों को मालूम है। कैसे निकालना था, याद है ना, गुणनफल बटे श्रेणी क्रम कैसे निकालेंगे, गुणनफल बटे। तो 3 × 9/3 × 6 बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, हल करके देख लीजिए। अब देखिए, अब C1 का मान 2 हो गया। अब हमें जानना है, अब C1 का विभवांतर हमें पता है। जो विभवांतर देखो हमने बता दिया, जो विभव इसका है, ठीक है, वही इसका है, वही इसका है, वही इसका, वही इसका, और सेम इसी तरह से यहाँ भी। क्लियर हो गया ना। यानी C1 का विभवांतर हमें मिल गया। C1 का विभवांतर, ठीक है, और ये बराबर हो गया 10 वोल्ट। 10 ही सबका। क्लियर है ना। अब C1 का आवेश निकाल दिया जाए तो C1 का आवेश का वही फार्मूला Q = CV। अब यहाँ C1 का लेंगे C, यानी C1 कितना है 2 × 10⁻6 × 10 बराबर आया 20 × 10⁻6 कूलम, और ये बराबर आ गया
20 माइक्रोकूल। तो C1 पर 20 माइक्रोकूल। अब C1 के अंदर जब गया तो दो कैपेसिटर हैं कि नहीं यहाँ पे, किस क्रम में, एरो क्रम में। इसका मतलब दोनों का आवेश एक ही होगा। तो आगे लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है भाई, इस प्रकार 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड पर आवेश बराबर 20 माइक्रोकूल, दोनों का आवेश निकल गया। अब दोनों संधारित्र के लिए ध्यान से देखिए क्या क्या निकल गया, आवेश निकल गया और धारिता पहले से है, ठीक है। और दोनों का क्या निकालना है, V निकालना, V इक्वल टू। तो सबसे पहले 3 माइक्रोफैरड का PD, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, Q/C, यानी किसका Q, 3 माइक्रोफैरड का, किसका C, 3 माइक्रोफैरड का। इसका Q है 20 माइक्रोकूलम और C है 3 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो खत्म हो गया, 20/3 वोल्ट आ गया ना। इसके बाद कौन सा बचा, 6 माइक्रोफैरड का PD, ये हो जाएगा Q/C। इसका Q कितना है, 20 माइक्रोकूलम और इसका C है 6 माइक्रोफैरड। आया कितना, 20/6, ठीक है, वोल्ट। और 20/6 का मतलब 10/3 वोल्ट। क्लियर। अब दोनों जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, दोनों जोड़ने पर इसके बीच का विभवांतर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यानी कितना मिलना चाहिए, जोड़ के देखो, 20/3 धन 10/3, 30/3 आया कितना, 10। तो समझ गए। तो ये पूरा प्रोसेस है आवेश और विभवांतर निकालने का। और इससे ज्यादा जटिल, ये जटिल नहीं है, साधारण ढंग का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाए, क्लियर हो गया ना। यूपी बोर्ड में इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं करना, या किसी भी बोर्ड, इसको जल्दी से कर दे, बाकी फिर बता दें। अभी ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट हो गया। तो अब तक जो भी क्वेश्चन चल रहे थे सब आपका सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन थे, ध्यान से देख लेंगे। बोलो भाई, सभी कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन पर आधारित क्वेश्चन थे। लेकिन एक पैटर्न और है जो आपके NCERT में दिया हुआ क्वेश्चन, एक पैटर्न है, मैं उसको दिखा दूं, फिर देखिए क्या होता है। और इसका जो आंसर है ना, सीधे सीधे बताया जा सकता है, उसको सॉल्व करने का तरीका भी हम आपको बताएं। लेकिन ये 2 तरीके से सॉल्व होगा, और 2 क्या कुल मिला के कई तरीका है, जिसका नाम है ये आपका विचार का नियम, ठीक है ना। इस तरह से जब बन रहा है तो ये क्या बन गया, व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया कि नहीं बन गया, है ना। लेकिन संतुलित है तब उसका सॉल्व करने का तरीका अलग है, संतुलित नहीं है तो सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले भी बताया था। व्हीट स्टोन ब्रिज का संतुलन कंडीशन अलग है, नहीं संतुलित है तो किरचॉफ के नियम से सॉल्व होगा। देखिए ध्यान से मैं क्या बना रहा हूँ, इसको बना लीजिए, फिर इसको चर्चा होगी, ठीक है। अब 2019 में शायद है या 23 में, ये देखो किसमें है, ये पूछ रहे थे आशुतोष, ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आप देख लीजिए।
अब वो क्वेश्चन बना ऐसे है तो आप तो समझ ही सकते हैं बना है इस तरह। हाँ भारत ये क्वेश्चन बना है इस तरह, लेकिन है तो यही, इतना तो आप समझदार है ही, है ना। अब ये दिया है एक, ध्यान दीजिए, ये दिया है दो, फिर यहाँ दिया है दो और यहाँ दिया है एक, इस बीच में क्या दिया है, ठीक है। तो ये हो गया C1। ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन, यही है कि नहीं है। तो जैसे हम यहाँ बना देखो, यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, यहाँ C2 है, यहाँ C1 और यहाँ भी क्या है C1। क्लियर। तो इसका एक पैटर्न है, अब वो आपको बताया जाएगा और NCERT का सवाल भी होगा, और इस पर प्रतिरोध का भी सवाल बनता है और कैरेक्टर का भी सवाल बनता है, और इसमें सवाल कैलकुलेशन में भी पूछे जाते हैं, यानी इसका डायरेक्ट आंसर बताने का तरीका, ठीक है। बस ये ध्यान से देखना पड़ेगा जो उन्होंने बताया, C1 C2 C2 C1 और ये ऐसे, ठीक है। तो उसको बना लीजिए, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, मिटा दिया जाए। अब देखिए, अभी कॉम्बिनेशन के और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन अब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर से अभी तो एग्जाम्पल ही कर रहे थे, हमें उम्मीद है सैकड़ों क्वेश्चन आप एग्जाम्पल के तौर पर कर चुके। अब ऐसे क्वेश्चन जो लिखित रूप में यानी लिख कर पूछे जाते हैं, डायग्राम के अलावा, जैसे एक क्वेश्चन है इनका कंसाल में दिया हुआ है, पेपर कौन सा है, 2020 का पेपर है, एक समांतर प्लेट लिखे, ये क्वेश्चन लिखे तो 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र, 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र, 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है, 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, यदि इसके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, तो प्लेटों के बीच का नया विभवांतर क्या होगा, तथा इसमें संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तथा इसमें संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2020 यूपी बोर्ड लिख लीजिए, ट्राई आज करना है, घर पर जाके एक बार जरूर देखना है, कल फिर पूछना है, दो काम करना है। अगर आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं, लेकिन सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, उसको ट्राई करने की जिम्मेदारी आपकी है। ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश जरूर एक बार करेंगे। और मैक्सिमम ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, फार्मूला याद होगा तो आप सवाल कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम है। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ें, और अब देखो आप ले लीजिएगा हाइलाइटर, ठीक है ना, और अनसॉल्व पेपर। अब क्या करना है, आज घर पे जाके हम काम कर लेंगे, अनसॉल्व पेपर निकालेंगे और 2023 से शुरू करना है, 2018 तक इसके पीछे नहीं जाए। 2023 से 2018 तक हर पेपर खोलेंगे आप, और उसमें जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है उसको हाईलाइट करें। अब समझ में आ रहा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पूरा पढ़ चुके हैं, तो उसके जो सवाल है उसको हाईलाइट कर देंगे, तो उससे क्या पता चलेगा कि एक पेपर में कितना पोर्शन आप पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया। अब हाइलाइटर दो खरीदना है, दोनों अलग अलग कलर का, तो एक से हाईलाइट करेंगे कि आप पढ़ चुके हैं, उससे क्या क्लियर होगा कि आप पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए हल्का पीला ले लीजिए, अब उस हल्के पीले से हाईलाइट करते जाइए तो आपको देखने से क्लियर हो जाएगा कितना सिलेबस आप पढ़ चुके हैं। अब दूसरा एक और ले लीजिए दूसरे कलर का। अब उन क्वेश्चंस को
सॉल्व करना शुरू किया। जो हल हो जाता है उसको दूसरे रंग से हाईलाइट करें। तो आप दो बातों को लेके चलिए, गलती किसकी है अभी आपको पता चलेगा। बैल की तरह से ऐसे घूम रहे हो और दोस्त लगाते हो तमाम टीचर्स पर कि कोर्स नहीं खत्म किए, अरे इतना पढ़ाया गया उसको तो तुम देखो पहले। कोर्स की जिम्मेदारी तो टीचर की है, उसकी जवाबदेही, उसे जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन जो पढ़ा दिया गया उसको तैयार नहीं हुआ, वह किसकी जिम्मेदारी, आप बताइए। तो ऐसे करते करते सोचते सोचते कभी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। तो ऐसे तमाम बच्चे यही कहते हैं, अभी तो हमारा भाई आप जुड़े क्यों हो यहाँ, अगर आप यहाँ कोर्स नहीं खत्म हो रहा तो यहाँ जुड़े क्यों हो, या कहीं खत्म नहीं हो रहा तो वहाँ जाते क्यों हो, और अगर जा रहे हो तो दूसरे को दोष ना दो, अपना दोष पहले देख लो। आप तो नहीं जुड़े हुए, कोर्स नहीं खत्म हो रहा, क्यों जुड़े हुए, क्या चाहते हैं। अब आपको ये लगता है कि केवल आने जाने से कोई पास हो जाएगा, तो आप नहीं पास हो पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो आप दो चीजों को देखिए, इससे दो बातें क्लियर होगी। जितना पीले से हो गया, एक पेपर में आप देखेंगे तो उस पेपर में देखने के बाद ये पता चल गया ना कि कितने परसेंट सिलेबस आपका कवर हो गया इस पेपर के जरिए, पता चल जाएगा ना। और जब दूसरे वाले से हाईलाइट करेंगे तब क्या पता चलेगा, जितना पढ़ाया गया है उसमें से कितना आप कवर कर पा रहे हैं। आपको नंबर किस पर मिलेगा, जो टीचर ने पढ़ा दिया है उतने परसेंट क्वेश्चन पे नंबर मिलेगा, या जो आपको सॉल्व करने आपको आ रहा है उस पर नंबर मिलेगा, बताओ जल्दी बताओ। तो आपको क्या देखना ज्यादा जरूरी है, अपना कि कौन सा क्वेश्चन कितना हम कर पा रहे हैं ये ज्यादा देखना जरूरी है, कि टीचर ने कितना पढ़ा दिया ये देखना जरूरी। आपके लिए जरूरी क्या है। आप ऐसे करते करते लास्ट में इम्तिहान रह गया 2 महीना, आप कहेंगे टीचर ने तो खत्म नहीं किया। टीचर मान लो कोई भी टीचर 80% खत्म कर दिया मान लो, यहाँ तो फिलहाल हम तो 100% खत्म करते हैं, रिवीजन कर देते हैं, कई बार रिवीजन करेंगे। जैसे कि जो लोग शुरू से जुड़े उनको पता होगा 2 बार लगभग रिवीजन हो चुका कंप्लीट को। तो अब जरा सोचो कि अब इसके बाद क्या होगा, कि मान लो किसी टीचर ने 80% कोर्स खत्म कर दिया, तो अब क्या 80% नंबर आप पा जाएंगे, आप फेल हो रहे हैं। 80% पढ़ने के बाद भी फेल हो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप रेगुलरली दूसरों का दोष दे रहे हैं। घर जा रहा है, कह रहा है बिजली नहीं आई तो हम क्या पढ़ें, सरकार की गलती है, अब इसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर रहे। आंधी आ गई तो ईश्वर की गलती है, अब कहे आप पढ़ेंगे। बोलो गर्मी पड़ रही है नहीं पढ़ेंगे, बरसात आ गया तो अब कहे पढ़ेंगे, ये तो कर रहे हो काल बोलो। तो आप दूसरों को दे देना जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका नुकसान होता ही रहेगा। आप पढ़े ये तय करिए, जैसे हम क्या पढ़ाए आप सीखे कि नहीं सीखे। तो अब हमारे सिखाने में कमी है, पहले ये चेक करिए, हमारे बताने में कमी है। तो ये बातें कई जगह से हमको जमाना बहुत एडवांस से कहीं से भी क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टर कम्बिनेशन हम भी पढ़ाए हैं। कैरेक्टर कम्बिनेशन कसिया क्षेत्र में आप जाएं, जिससे चाहे वहाँ जाके देख लीजिए। नहीं देखना है तो नेट पर बैठ जाइए, इंटरनेट पर आप यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग कम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं। एक सवाल लेकिन नहीं देखना, अब कोई एक सवाल लगा दिया, ये बता दे, अरे भाई देखो उसमें एक तरफ है, अब तुम लोग कितना बढ़िया बता दिए। ऐसे नहीं, 2-4-10 क्वेश्चन देखो और 2-4-10 क्वेश्चन हम भी लगाए। आप देखो कि वो आसानी से बता दिए, बहुत आसान तरीका बता दिए कि चलो जैसे सवाल आया मंत्र पढ़ के फूंक दो, आ गया उसका। ऐसे कोई कर देता है, आप यहाँ छोड़ दो, वहाँ पे अपना ऑनलाइन कोर्स ले लो, बैठ के पढ़ो। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको आना चाहिए, ठीक है। जो बता दिया जाए वो सीखना है। यहाँ हमने छूट दे रखा है कि आप एक बार हम बता रहे नहीं आ रहा, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, और इसीलिए हम बहुत सारा क्वेश्चन करा रहे हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी क्वेश्चन तक जाते जाते आपका क्लियर हो जाए। लेकिन आप उतना सीरियस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आप घर पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप उसको ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। अब ट्राई करते तब क्लियर होता कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो यह चीज़ छोड़ दीजिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे जो बढ़ने जा रहे हैं, इसमें आप लिख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है।
यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उसको वैद्युत क्षेत्र में रखिए और घुमा दीजिए तो कार्य करना पड़ेगा। तो वह कार्य कितना होगा ये हम लोगों को पॉइंट करना है। आइए देखिए ध्यान से। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र हम कंसीडर कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। और ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसका एक डायरेक्शन हमने देखो, एक समान जब वैद्युत बल रेखाएं समांतर होती हैं और उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी तो वैद्युत क्षेत्र होगा एक समान। अब इसमें हमारे पास वैश्विक द्विध्रुव है, ये है द्विध्रुव और द्विध्रुव को, ये द्विध्रुव है AB, ठीक है भाई, और इसको घुमा दिया गया। द्विध्रुव को जब घुमाया गया तो ये हो गया A', B' पोजीशन में, ठीक है। ये हो गया A' और कितना घुमाया गया, थीटा को घुमा दिया गया। स्पष्ट हो गया ना। तो वैद्युत द्विध्रुव को थीटा को ऐसे घुमा दिया। अब इसे घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा ये निकला। तो अब देखो द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम मान लेते हैं P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। और ये माइनस Q आवेश है और ये प्लस Q आवेश है। अब यहाँ माइनस Q आवेश आ गया और यहाँ पर प्लस Q आवेश आ गया, ठीक है भाई। और द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन है तो वही, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुई, अभी इस डायरेक्शन में आ गया। क्लियर हो गया। तो लिख लीजिए, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q A1 माइनस Q आवेश से बना हुआ, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल Q है। हो गया भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 स्थिति से थीटा 1 कोणीय स्थिति से थीटा 2 कोणीय स्थिति तक, थीटा 1 कोणीय स्थिति से थीटा 2 कोणीय स्थिति तक घुमाया जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, तो ध्यान से देखिए, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है भाई। अब तो जो द्विध्रुव है ये पहले थीटा 1 कोणीय स्थिति पर है, समझ में आ गया, और इसे घुमा दिया गया थीटा 2 कोणीय स्थिति पर। ये जो एंगल है ये हो गया थीटा। यहाँ पे कहने का मतलब यही है। तो थीटा 1 कोणीय स्थिति से थीटा 2 कोणीय स्थिति तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा ये हमें फाइंड करना। और यहाँ पे बताया गया कि यह जीरो अवस्था में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही न है, और घुमा के कर दिया गया थीटा दिशा में। तो दोनों पे आपको सूत्र ध्यान रखना। तो पहले इसकी बात करते हैं।
तो ये जो घुमाया गया, ये यहाँ से यहाँ तक घुमाया गया ना, बोलो भाई, समझ में आ रहा? यहाँ से यहाँ तक घुमाया। अब इस जितना ये घुमाया गया है, इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाए, और एक छोटा सा पार्ट हमने मान लिया डी एल्फा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल हम एल्फा मान के चले, इसे पूरा एल्फा को दे। अब अगर कोई द्विध्रुव, ध्यान दीजिए, अगर कोई द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से एल्फा कोण पर हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से एल्फा कोण पर हो, तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? क्या होगा? साइन थीटा, लेकिन यहाँ कोण है एल्फा, तब क्या होगा? साइन एल्फा। अब टाउ क्यों चाहिए, इसको ध्यान से समझिए। देखो, वर्क डन का फंडामेंटल फार्मूला यही है, एफ डॉट एस। यही फार्मूला है जिसके जरिए वर्क डन हम ज्ञात करते हैं। लेकिन अलग अलग सिस्टम में वर्क डन का फार्मूला अलग अलग मिल जाता है, जिसका हम लोग सीधे यूज कर सकते हैं। जैसे जब रोटेटरी मोशन होता है तो वहां पर कार्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये अब उसके दो तरह के सूत्र बताए गए हैं। पहला तो ये हो गया जनरल, जब ये फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन जब बल वैरी करने लगता है तो आपको याद होगा, इस पर कई बार काम भी आप कर चुके हैं, इंटीग्रल एफ डॉट ds, याद है ना? और कहाँ से कहाँ तक, तो अगर S1 डिस्प्लेसमेंट से S2 डिस्प्लेसमेंट तक है तो ऐसे कर दिया जाता है। अब समझ गए ना? तो अब यहाँ पर रोटेटरी मोशन में कार्य हम कैसे करते हैं, तो आपको सिमेट्री से बताया गया था कि जिस तरह से ट्रांसलेशन है उसी तरह से रोटेशन है, दोनों में अलग अलग तरह के सिस्टम काम करते हैं। जैसे समय की बात करें तो दोनों में समय एक ही होता है, तीन ही होता है। यहाँ पर हम रेखीय विस्थापन की बात करते हैं, तो घूर्णन गति में कोणीय विस्थापन थीटा होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर द्रव्यमान होता है, इनर्शियल मास जिसको कहते हैं। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसको आई से लिखते हैं। ठीक है? अच्छा, चलो और भी देखो, यहाँ पे वेग होता है, रेखीय वेग। यहाँ पे क्या होता है? कोणीय वेग होता है। अरे समझ में, यहाँ पर रेखीय त्वरण होता है, यहाँ पर कोणीय त्वरण होता है। याद आ रहा है आपको? अच्छा, आपको फार्मूला एक गति का समीकरण है, v बराबर u प्लस at। तो जब घूर्णन गति होता है तो वहां पे गति का समीकरण क्या है? याद आ रहा कुछ? किसको याद है? हाथ उठाइए। ये बहुत दुखद है, 11वीं क्लास का है। गति के घूर्णन गति के 3 समीकरण मूल रूप से पढ़ाए गए थे और आपको याद नहीं है, 11वीं पिछले साल पढ़े। बहुत ही दुखद है, और उसके बाद भी आप अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसे केस में कहीं सफलता का कोई भी तनिक भी चांस दिखाई नहीं पड़ रहा। किस कंडीशन की आप बात करें, 11वीं का एक भी शब्द आपको याद नहीं है, तो आपकी मानसिकता है, माइंड सेट ही आपका इस तरह का नहीं है ना। माइंड सेट आपका ठीक हो नहीं रहा, क्या हम कुछ भी कह रहे हैं, कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा। आप ये सोच ही नहीं रहे कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें तैयारी करनी है, ऊपर ऊपर चीज़ों को सोच रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी मैंने समझाया था, कोई भी संस्था है, वहाँ पे बहुत से टीचर आएंगे, बहुत से टीचर जाएंगे, संस्था अपनी जगह पड़ी रहेगी। लेकिन आप सब्जेक्ट से लगाव आपका नहीं है, आपका लगाव टीचर से बन जाना। टीचर से लगाव होना ठीक नहीं है, साफ साफ सुनिए, सब्जेक्ट से लगाव होना चाहिए। हमसे आपका कोई लगाव नहीं होना चाहिए। आपका अगर फिजिक्स से लगाव नहीं बनता है तो फिर कोई मतलब नहीं निकल के आया, नुकसानदायक है, इसे याद रखिएगा। आप सब्जेक्ट से लगाव बनाइए। तो अब क्या होगा, अब कोई टीचर अगर यहाँ से जाके वहाँ पढ़ाना, तो सारे लोग 4-5 लोग, सारे तो नहीं है, 3-4 होते हैं, तो 3-4 जो होंगे उनका पढ़ाई से कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, 2-4 और मूर्ख जो होते हैं, उन मूर्खों को भी अपने साथ ले लेते और बुरी तरह से साल भर के बाद फेल होते हैं। इतनी बुरी तरह से फेल होते हैं कि मतलब कहने लायक नहीं होता।
आप सब्जेक्ट से लगाव रखिए, हमेशा सिलेबस पर फोकस करिए। और आंसर पेपर मैंने बताया है कि उसी से आपको क्लियर होगा कि टीचर की क्या भूमिका आपके साथ चल रही है और आपकी खुद की क्या भूमिका अपने साथ चल रही है। तो इसे याद रखिएगा, अगर ये नहीं करेंगे तो नुकसान तो भोगना पड़ेगा। तो देखो ये इसमें प्रारंभिक वेग को U से लिखा जाता है, इसमें ओमेगा 0 से लिखा जाता है। हमने सूत्र बनाने का तरीका भी बताया था। और V के जगह पर इसमें क्या आएगा, ओमेगा, और U की जगह पर क्या आएगा, ओमेगा 0, और A की जगह पर क्या आएगा, अल्फा, और B खोलकर तैयार हो गया। बोलो। और कई बार बताया, एक बार नहीं बताया, कई बार इस चीज को बताया है। इसी तरह से रेखीय गति में बल होता है और घूर्ण गति में बलाघूर्ण होता है, ये भी कई बार बताया जा चुका है। इसमें W बराबर F इंटू S होता है रेखीय गति में, तो घूर्ण गति में क्या होगा, अब F के जगह पे क्या आएगा, टाउ हो गया, F के जगह पे टाउ हो गया, और S के जगह पे बस यही फार्मूला तैयार हो। बोलो। तो अब ये आपको कैसे आएगा, जब तक इन सारी चीजों को नहीं जानेंगे और कंसेप्ट से, जैसे हमने बताया, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, और तो रटने की भी आप कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है ना। हम लोग तो ये गलतफहमी के शिकार हैं कि आप रटने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप रटते तब हमारी बातों में दम आता। फिजिक्स को रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। आप तो रट भी नहीं रहे हैं, आपके दिमाग में ये भी नहीं है कि हमें रटना भी हो, आपके दिमाग में ये है कि फार्मूला याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बार बार आपको समझाया जा रहा है कि अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क पड़ेगा, समझ गए, फर्क पड़ जाएगा, इसे याद रखिएगा। तो देखो, अगर आप नहीं जानते तो आपकी हमारा 2 मिनट में खत्म हो जाता, बड़ी याद के लिए। और आपको फार्मूला नहीं याद है, कितना समय लगा, और नहीं याद होने से समझने में आपको दिक्कत आएगी। छोटी सी आपकी है, जबकि इसमें कोई तैयारी ही नहीं करनी थी, बस यही वो फार्मूला है जिससे हमें वर्क डन निकालना है। W इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। जब टाउ का मान लगातार बदलेगा, ये सबूत है कि टाउ का मान कोण के साथ बदल रहा है, सबूत रहा है। तो ये साइन थीटा, ये थीटा को डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अलग अलग मान पर अलग अलग हो रहा है, इसलिए वैरी कर रहा है। तो यहाँ W का फार्मूला होगा इंटीग्रल टाउ इंटू, अब हमने डी अल्फा लिया है तो डी अल्फा ले लेते हैं, और एंगल हमने बताया थीटा 1 कोण से घुमा के कहाँ तक कर जाएगा, थीटा 2। तो बस यही है, इसके अलावा कुछ। अब अगर ये पहले से आप जानते तो 2 मिनट में कोर्स आपका आगे बढ़ता और 100% समझ में आता। इस आर्टिकल को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मानसिकता पहले बनाइए कि आप पूरा फिजिक्स को समझें और हर सब्जेक्ट समझें, तभी कुछ रास्ता निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने पूरा लिख लिया, तो लिखिए, यदि विद्युत अल्फा कोण पर हो तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल का बल अल्फा कोण पर हो तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल का बल टाउ इक्वल टू टीई साइन अल्फा हो जाएगा। थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया था। थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 टाउ। अभी आप देखते हैं कितना टाइम लग रहा है इसमें, आपको देख लीजिए। टाउ का मान रखेंगे इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2, टाउ की जगह क्या है टीई साइन अल्फा, और ये क्या है डी अल्फा। टीई कांस्टेंट है, बाहर निकला, बचा कौन, इंटीग्रल साइन अल्फा डी अल्फा। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स ये होता है माइनस कास एक्स। इंटीग्रल कास एक्स ये भी बता चुका हूँ, कास एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स। और ये भी आप भूल गए
तो फिर फंसेंगे आप। आगे आगे बढ़ते हैं तो पी और साइन अल्फा का क्या होगा, cos अल्फा, तो माइनस cos अल्फा लिमिट हो गया थीटा 1 से थीटा 2। अब आइए पी माइनस हमने बाहर कर लिया, एक बार अपर वाला रखेंगे अल्फा के जगह पर तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 हो जाएगा। अल्फा के जगह पे एक बार ये रखेंगे फिर ये रखेंगे, अब देखिए फिर से हो गया। और इसमें से माइनस कॉमन लेगा तो ये पी यहाँ प्लस बन गया और क्या बच गया, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यह हो गया द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण बनाने में किया गया कार्य। कितने लाइन का है आप बताओ, बोलो भाई, 4 लाइन का पूरा डेरिवेशन है कि नहीं है? तो उसके लिए पहले जो पढ़े थे वो जानना पड़ेगा। चलिए अब देखिए थीटा को घुमाने में कार्य, थीटा को घुमाने में कार्य, ठीक है। अब देखो जब थीटा को घुमाया जा रहा है यानी ये वाला पोजीशन, यानी द्विध्रुव पहले 0 डिग्री में है तो थीटा 1 के जगह पर 0 हो गया और थीटा को घुमा दिया गया यानी थीटा 2 के जगह पर थीटा हो गया। अब ये फार्मूला क्या बनेगा देखिए जरा ध्यान से, W इज इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos थीटा। अच्छा बताओ cos 0 का मान क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा। तो द्विध्रुव को थीटा को घुमाने का कार्य हो गया PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा और थीटा 1 कोण से थीटा 2 को घुमाने में कार्य W इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हो गया पूरा। अब किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए। प्रॉब्लम यही था कि ये कहाँ से आया तो हमने पहले बताया आपको और ये पहले से जानना पड़ता। उसके बाद इंटीग्रेशन का फार्मूला भी हमने दिखा दिया और उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला फार्मूला फिर से हम लिख दे रहे हैं और इसको अभी भी समय है, इसको हमेशा याद रखिए, इसकी जरूरत बार बार आ जाएगी, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, यस। बाकी फिर कल समय से आए।